Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Under which section of the Income Tax Act 1961 can the assessing officer reassesses tax returns? Section 68, Section 148, Section 80 और Section 56. आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत मूल्यांकन अधिकारी कर रिटर्न का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है? धारा 68, धारा 148, धारा 80 या धारा 56? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 148. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 148. Section 148 of the Income Tax Act 1961 gives the assessing officer the authority to reassess tax returns if income has not been correctly reported. A notice is issued under this section to initiate reassessment. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 कर निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार देती है कि यदि आय की सही रिपोर्टिंग नहीं की गई है तो वह कर रिटर्न का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है. इस धारा के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन आरंभ करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does Order 21 of the CPC primarily deal with? Filing appeals, execution of decrees and orders, trial procedures और arbitration proceedings. CPC का आदेश 21 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपील दायर करना, आदेशों और डिक्री का निष्पादन, परीक्षण प्रक्रियाएं, मध्यस्थता कार्यवाही. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदेशों और डिक्री का निष्पादन. Order 21 of the CPC outlines the rules for the execution of decrees and orders, including payments and enforcement actions. It deals with how the judgments of the court are enforced. CPC का आदेश 21 भुगतान और प्रवर्तन कार्यवाहियों सहित आदेशों और आदेशों के निष्पादन के नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है. इसमें बताया गया है कि न्यायालय के निर्णयों को किस प्रकार लागू किया जाता है. Next question. What is the statutory period for suits for possession of immovable property under the Limitation Act 1963? 10 years, 12 years, 20 years और 30 years. परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए मुकदमों की वैधानिक अवधि क्या है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 12 years. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 वर्ष. Recently in the Neelam Gupta and others versus Rajendra Kumar Gupta and another's case, the Supreme Court ruled that the limitation period for proving title by adverse possession starts from when the defendant's possession becomes adverse, not from when the plaintiff gains ownership. Article 65 to Schedule 1 of the Limitation Act 1963 imposes a 12-year limitation period for suits for possession of immovable property or any interest therein based on title. हाल ही में नीलम गुप्ता एवं अन्य बनाम राजेंद्र कुमार गुप्ता एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व साबित करने की सीमा अवधि उस समय से शुरू होती है जब प्रतिवादी का कब्जा प्रतिकूल हो जाता है, ना कि उस समय से जब वादी को स्वामित्व प्राप्त होता है. सीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 65 में अचल संपत्ति या उसमें स्वामित्व के आधार पर किसी हित के कब्जे के लिए मुकदमों के लिए 12 वर्ष की सीमा अवधि निर्धारित की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which section of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 provides for the maintenance of aged or infirm parents? Section 3, Section 20, Section 25 और Section 15. हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वृद्ध या अस्वस्थ माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान करती है? धारा 3, धारा 20, धारा 25 या धारा 15? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 20. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 20.
Recently, in the Sangeeta Kumari versus State of Uttar Pradesh and another case, the Allahabad High Court held that a daughter is obligated to maintain her mother. Section 20 Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 provides for maintenance of children and aged parents. Section 20 Clause 1 of HAMA provides that a Hindu is bound to maintain his or her aged or infirm parents. हाल ही में संगीता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि एक बेटी अपनी मां का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 में बच्चों और वृद्ध माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान है। हिंदू अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार एक हिंदू अपने वृद्ध या अशक्त माता पिता का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट, पार्ट 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स, एप्लीकेशंस, ऑल ऑफ दीज। परिसीमा अधिनियम 1963 का भाग 2 किसकी सीमा से संबंधित है? मुकदमों, अपीलों, आवेदनों, उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पार्ट 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील्स विद लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। परिसीमा अधिनियम 1963 का भाग 2 मुकदमों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा से संबंधित है। Now it's time for the practice question. Exclusion of time of proceeding bona fide in court without jurisdiction is stipulated in Section 13, Section 14, Section 15 और Section 16। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय में सद्भाव पूर्वक कार्यवाही के समय का बहिष्कार निम्नलिखित में निर्धारित है। धारा 13, धारा 14, धारा 15 या धारा 16। Send us the answer of this question in the comment section। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।